आज मैं वो चैप्टर खोलूंगा जिसमें कश्मीर और चीन से भी बड़ा ब्लंडर जो तात्कालिक प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किए, आज उसका चैप्टर खोल रहा हूं जिसके बारे में चर्चा ही नहीं होती। और ये वो ब्लंडर है जो नेहरू जी ने किया, और हम अपनी जबान से नहीं बताएंगे, बड़े बड़े लोग आपको बताएंगे कि नेहरू जी ने क्या ब्लंडर किया जिसने देश को पीछे धकेल दिया 40 साल। वरना आज वही सोने की चिड़िया होता है भारत जो एक जमाने में होता था अंग्रेजों के आने के पहले। कैसे नेहरू ने भारत के आर्थिक विकास का जो रास्ता पकड़ा, उस रास्ते में देश की स्पीड रुक गई, और यह स्पीड ऐसी रुकी कि इसने देश को दूसरे देशों के मुकाबले 40 साल पीछे कर दिया। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजादी मिले हुए 75 साल हो गए हैं। अगर आजादी के बाद हमारी नीति सही रास्ता पकड़ लेती, लेकिन नेहरू जी ने अपने हिसाब से रास्ता तय किया, देश उस पर चला और स्पीड हमारी नीचे हो गई। एकदम ऐसे खड्डे वाले रास्ते थे कि फर्स्ट से गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। गरीबी कम होनी चाहिए थी, कम हुई ही नहीं। नेहरू के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने भारत में बड़े बड़े उद्योग खड़े किए, बांध बनवाए, शिक्षा चिकित्सा के संस्थान स्थापित किए। लेकिन इस दौरान नेहरू ने एक बहुत बड़ी गलती की जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। मशहूर अर्थशास्त्री हैं अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने पिछले साल नेहरू की गलतियों के बारे में एक लेख लिखा था कि आजादी के बाद के दशकों में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, मतलब जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको प्राथमिकता दी गई। और उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी गलती थी नेहरू की, क्योंकि नेहरू मानते थे कि भारी उद्योग ही आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। 1953 में नेहरू ने एक भाषण में कहा था कि अगर हम भारी उद्योगों को विकसित नहीं करेंगे तो रेलवे, प्लेन, गन जैसी सभी मॉडर्न चीजें खत्म हो जाएंगी, या फिर हमें इन्हें विदेश से आयात करना पड़ेगा, और अगर आयात करना पड़ेगा तो हम दूसरे देशों के रहमो करम पर हो जाएंगे और दूसरे देशों के गुलाम हो जाएंगे। सुनने में लगता है कि हाँ, बात तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ियां हैं, अभी बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा 1956 में नेहरू जी ने एक भाषण दिया था, कहा कि औद्योगिकीकरण को लेकर लोगों की पहले सोच ये थी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ाया जाए जिससे रोजगार भी मिले। लेकिन अब आइडिया यह है कि हमें भारी उद्योग, बुनियादी उद्योग से शुरुआत करनी चाहिए। हमें बड़े पैमाने पर आयरन और स्टील का उत्पादन शुरू करना चाहिए। हमें मशीनों को बनाने वाली मशीन के उत्पादन से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अरविंद पनगड़िया ने बताया कि नेहरू की इस रणनीति के दुष्परिणाम देखने को मिले, क्योंकि अरविंद पनगड़िया के मुताबिक जितनी भी पूंजी थी देश के पास, वो सब भारी उद्योगों के लिए लग गई। ये पूंजी भी भारी उद्योगों में भी हर प्रोडक्ट लाइन के लिए उत्पादन का बड़ा स्तर रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उधर लाइट मैन्युफैक्चरर्स को घरेलू और छोटे उद्योगों तक सीमित कर दिया गया, और वो भी कम उत्पादन कर रहे थे। अगर आज की आप नरेंद्र मोदी की नीति से कंपेयर करें तो एकदम उल्टा। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाओ, जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा दो ज्यादा से ज्यादा। ये जो आज का फोकस है उससे अलग नेहरू जी कर रहे थे कि भारी उद्योगों को बढ़ाओ, छोटे उद्योग नेग्लेक्ट हो रहे थे। उस वक्त देश में ज्यादा महंगाई और करेंसी के फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की वजह से देश के ज्यादातर उत्पाद विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, और देशी उत्पादों को बचाने के लिए सख्त इंपोर्ट लाइसेंसिंग का सहारा लिया था। अब इसने कैसे देश को पीछे खींचा, अभी आगे बताऊंगा। और यही वजह है कि कामगार आबादी का कृषि से उद्योगों में जिस तरह से शिफ्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। 1951 में कृषि पर जो आबादी निर्भर थी भारत के अंदर, वो 70% के आसपास थी, 69.7%। 1961, 10 साल बाद हम वही हैं 69.5% पर, क्योंकि जो उद्योग लग रहे थे जो देश की को गति दे सकते थे वो ऐसे थे ही नहीं कि जो गांव का कृषक है वो इधर शिफ्ट हो। तो हम वही हैं 1961। फिर आई 1971, 69.7% आबादी अभी भी कृषि में। आप देख रहे 3 दशक बीत गए, लेकिन भारत की कृषि वाली आबादी वही कृषि कर रही, वो उद्योगों से जुड़ी नहीं पाई। नेहरू जी ऐसी नीति लेकर आए, और इसीलिए गरीबी में भी कोई कमी नहीं आई, गरीब का गरीब बना रहा। फिर इंदिरा जी आए, उन्होंने कहा हम गरीबी मिटा देंगे, लेकिन जो गरीब वहां तक बना रहा उसके लिए नेहरू जी भी जिम्मेदार थे। उन्होंने नेहरू को क्रिटिसाइज कर दिया, जबकि बहुत बड़े प्रशंसक है नेहरू के। उन्होंने पिछले साल एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनका मानना है कि नेहरू की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को नजरअंदाज किया,
उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि एक सच्चे लोकतंत्र के लिए पहली प्राथमिकता अशिक्षा को खत्म करना था। नेहरू की दूसरी बड़ी नाकामी यह थी कि जब तक सरदार पटेल उनके साथ थे तब तक तो वो अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब सरदार पटेल 1950 में नहीं रहे, सी राजगोपालाचारी नेहरू के कैबिनेट से निकलकर मद्रास के मुख्यमंत्री बनने चले गए। उसके बाद से नेहरू के समकक्ष उनके कैबिनेट में कोई बचा ही नहीं, और इसके बाद से नेहरू सबसे दूर हो गए, काफी हद तक अहंकारी भी हो। तो नेहरू के प्रशंसक भी आलोचना कर रहे हैं कि एक तो नेहरू अहंकारी हो गए जब से पटेल उनके साथ नहीं रहे, और दूसरा कि शिक्षा को लेकर भी काम नहीं किया जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था, बेसिक शिक्षा। नेहरू की आर्थिक नीतियों की वजह से सी राजगोपालाचारी ने उनसे नाता तोड़ लिया। सी राजगोपालाचारी नेहरू के बहुत करीबी थे और वो आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1957 में सी राजगोपालाचारी ने आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर नेहरू से संबंध तोड़ लिया। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है कि नेहरू को जानने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी नीति ठीक नहीं थी, आर्थिक नीति। 1959 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी स्वतंत्र पार्टी बनाई। स्वतंत्र पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों में यह बताया गया कि स्वतंत्र पार्टी प्राइवेट सेक्टर में सरकारी नियंत्रण के खिलाफ है। वही चीज जो 91 में जाकर हुई, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया गया। ये उस वक्त सी राजगोपालाचारी कह रहे थे प्राइवेटाइजेशन बढ़ाओ भाई, नियंत्रण छोड़ो सरकार का। नेहरू मानने को तैयार नहीं थे, देश पीछे जा रहा था। प्राइवेट कंपनी बनाने या उद्योग लगाने को लेकर जिस तरह से नेहरू के बनाए सिस्टम में परमिशन और लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, उसी से राजगोपालाचारी ने ही इसे लाइसेंस परमिट राज शब्द दिया था और नेहरू और उनकी नौकरशाही की तीखी आलोचना की थी। नेहरू की नीतियों से बने सिस्टम की वजह से उस वक्त होता क्या था यह भी सुनिए। होता यह था कि किसी उद्योग को लगाने के लिए कम से कम 80 एजेंसियों और अलग अलग मंत्रालय से अप्रूवल लेना पड़ता था। आज जो आप सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी के जमाने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग सुधर रही है, उससे क्या हो रहा है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? ज्यादा परमिशन नहीं लेना है, सब खटाखट हो रहा है। उद्योगपतियों को लगता है चलो अच्छा है, जल्दी काम हो। उस वक्त 80 एजेंसी और मंत्रालयों से अप्रूवल लगता था। सरकार ही तय करती थी कि क्या उत्पादन भी करना है, यह सरकार बता रही है। सरकार ही तय करती थी कि कैसे उत्पादन करना, और सरकार ही तय करती थी कि कितना उत्पादन करना है और कितने दाम पर बेचना है। इसमें इस बात का ध्यान ही नहीं रखा गया कि मुनाफे से आगे के लिए पूंजी बनती है। मुनाफा होगा तभी तो आगे आप लगाओगे पैसा, आगे लगाओगे तो चेन बनती है, देश में विकास होता है। इसमें इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया कि उद्योग लगाने में बड़ा निवेश लगता है, वो घर से थोड़ी लगाएगा उद्योगपति। तो उस कल्चर को, उद्योग लगे, देश में विकास हो, उसको ही खींच दिया गया। नेहरू के इस मॉडल को भारत ने कब खत्म किया? 91 में जाकर खत्म करना शुरू किया। सोच, भारत की कंपनियों को प्रॉफिटेबल होना चाहिए जिससे आगे के निवेश के लिए पूंजी बने। लेकिन जब नेहरू से एक बार जेआरडी टाटा ने यह बात कही तो नेहरू ने कहा कि मुझसे कभी प्रॉफिट पर बात मत करना। यह एक डर्टी वर्ड है, गंदा शब्द है। नेहरू यह भूल रहे थे कि समाजवाद सुनने में बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए, लेकिन वो समाजवाद तभी आगे बढ़ सकता है जब देश आगे बढ़े, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। जेआरडी टाटा ने खुलकर नेहरू की आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी, यहां तक कि उन्होंने भारत के सही आर्थिक मॉडल के लिए गोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी को समर्थन भी कर दिया। जेआरडी टाटा ने एक बार खुद बताया था कि जब वो नेहरू से मिलने जाते थे और जैसे ही नेहरू से अर्थव्यवस्था पर बात करते थे तो इन बातों को अनसुना करने के लिए नेहरू खिड़की से बाहर देखने लगते थे। एक बार जेआरडी टाटा का वो पुराना बयान सुनिए। Tell you what his reaction was. I thought I'd mentioned somewhere. I'd go and see him. Sometimes he'd invite me even to have a meal to see the giant panda that he had, you know. And then I would try to bring the conversation to economics, nationalization, bureaucracy. He was not only not interested, but he wasn't willing even to talk. And he had invented a little trick, was that when I started, if we sat fairly near each other, and there was a window not too far, the moment I began something like that, he'd turn around and look out of the window.
And I got the message. इतने बड़े उद्योगपति कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नेहरू को, तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू को कुछ सलाह देने गए, कुछ चर्चा करने गए। नेहरू सुनने को तैयार नहीं, खिड़की के बाहर देख रहे हैं। इसीलिए अभी आपको बताया ना कि नेहरू के प्रशंसक भी उनकी इस बात को लेकर आलोचना करते हैं। कईयों को लगता था कि वो अहंकारी हो गए थे, उनको लगता है मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। अरे सुन तो लेते कि क्या कह रहे हैं भाई। ये आदमी भी कोई छोटा आदमी नहीं है, कुछ हो सकता है इसके पास विजन हो। खिड़की के बाहर देख रहे हैं। 1953 में नेहरू ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो कंपनी जेआरडी टाटा ने अपनी मेहनत से शुरू की थी। नेहरू को एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने से जेआरडी टाटा ने मना किया, क्योंकि जेआरडी का मानना था कि सरकार इसे चला नहीं पाएगी। लेकिन नेहरू ने जेआरडी टाटा की बात नहीं मानी, और नेहरू इस बात से भी नाराज थे कि जेआरडी टाटा नेहरू की सोच को मान नहीं रहे। आपको पता होगा कि अब जाकर अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया का निजीकरण किया गया, और 68 साल बाद फिर से टाटा समूह के पास एयर इंडिया आई। और मैंने आपको पाठशाला ही में बताया था कि कैसे जब ये सरकार के पास गई और लॉस में जानी शुरू हुई, किस साल से क्या हुआ। अर्थव्यवस्था और उद्योग में सरकारी कंट्रोल की इन्हीं नीतियों की वजह से आजादी के बाद पहले 3 दशक तक भारत की जीडीपी ग्रोथ रुकी रही, जबकि एशिया के दूसरे देशों में कहीं ज्यादा ग्रोथ हो रही थी। अगर आप उदाहरण देखें, जो मैं कह रहा था कि भारत 40 साल पीछे हो गया, इससे आप दुनिया से कंपेयर कीजिए कि हम कहां थे, और दुनिया क्या पड़ोस पाकिस्तान से भी कंपेयर करके बताओ। 1947 से लेकर 1977 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ, औसत जीडीपी जो भारत की ग्रोथ थी अर्थव्यवस्था की, वो 3.5% पे थी, 3.5%। जबकि इस दौरान एशिया के दूसरे देश, चीन, जापान, सिंगापुर, ताइवान जैसे देशों की जीडीपी ग्रोथ औसतन कितनी थी? एशियाई देश, उनकी औसत जीडीपी थी 8%। बाहर का नहीं कह रहा हूं, अमेरिका का नहीं कह रहा हूं, पड़ोसी देश। 8% पे जब पड़ोसी देश चल रहे थे, हम आधे से भी कम 3.5% पे थे। क्यों? क्योंकि नेहरू जी की जो आर्थिक नीतियां थी वो देश को पीछे खींच रही। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ, अब देखिए पाकिस्तान का, देखिए, और इसी टाइम फ्रेम का बता रहा हूं पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान भाई हमारे साथ ही बना ना, अलग हुआ 1947 में, हम आजाद हुए, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान की औसत ग्रोथ उस दौरान 7% की थी बॉस। पाकिस्तान 7% पे था और हम 3.5% पर रेंग रहे थे, क्योंकि तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी को लगता था कि जो वो आर्थिक नीति चला रहे हैं वही सही है। कोई कुछ बोले तो खिड़की के बाहर देखो। हमारी किताबों में बॉम्बे प्लान के बारे में भी ज्यादा नहीं बताया जाता। टाटा, बिड़ला जैसे भारत के टॉप 8 उद्योगपतियों ने 1944 में आजाद भारत की भावी आर्थिक नीतियों को लेकर एक प्लान बनाया था, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। बॉम्बे प्लान में मिश्रित अर्थव्यवस्था की हिमायत की गई, जिसमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी अहम रोल रहता। बॉम्बे प्लान में जिस आर्थिक मॉडल की बात की गई थी, वैसा ही आर्थिक मॉडल जापान, जर्मनी, ताइवान, साउथ कोरिया जैसे देशों ने अपने यहां लागू भी किया था। बॉम्बे प्लान में 15 साल के आर्थिक विकास की प्लानिंग की गई। उद्देश्य यह था कि 15 साल में भारत की जीडीपी 3 गुनी कर दी जाए, कृषि सेक्टर में उत्पादन 2 गुना हो जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 5 गुना ग्रोथ हो जाए। यह बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर बनाया 1944 का बॉम्बे प्लान। लेकिन आजादी के बाद के सालों में भारत के उद्योगपतियों का नेहरू को लेकर भ्रम टूट गया, क्योंकि नेहरू ने जो मॉडल अपना लिया था वो भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सरकार, सरकारी कंपनियों और नौकरशाहों के भरोसे छोड़ रहा था। आजादी के बाद सबकी सोच यही थी कि भारत को जल्द से जल्द औद्योगिक देश बनाना है, लेकिन नेहरू ने जो रास्ता पकड़ा उसको लेकर शंका और उसकी आलोचना उस वक्त हो रही थी। आजादी मिलने के 1 साल बाद नेहरू ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी का प्रस्ताव पास किया। मैं पप्पू हूं, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे।